हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो आपके हायर जीडीसी व जीआईसी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटी कितनी होगी, तो उसमें 20 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता चलेगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो इसमें किस न्यायाधीश ने कहा? तो इसमें देखिए चार ऑप्शन है। केशवानंद भारती मामला। देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से मैं बता दूं, आपका जो केशवानंद भारती मामला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताऊंगा क्यों। एसआर बोम्मई मामला, इंदिरा सहानी मामला और मिनर्वा मिल्स मामला। ठीक, तो धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, यह आपका एसआर बोम्मई मामले में बोला गया था। ठीक है, किसमें बोला गया था? बोम्मई मामले में यह बोला गया था। और आपका अगर बता दूं कि जो केशवानंद भारती मामला है, पहले बात तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती मामले को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो देख लीजिए इसमें हुआ क्या था। असल में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक वाद हुआ था। जो ये वाद आया था, ये आया था आपका 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद था। ठीक है, ये आया था आपका 1973 में। कभी कभी आपसे ये सन भी पूछ लेता है, टाइम भी पूछ लेता है कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य का जो वाद था वो किस सन में आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1973 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसमें हुआ क्या था, ये क्यों इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान के लिए, आपने कई सारे जगह पढ़ा भी होगा ये केशवानंद भारती मामला कितना इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, भारत के संविधान के लिए। तो असल में हुआ क्या था कि इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। ठीक है, या ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। किसमें बोला था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में। ठीक, और जो इसका क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद जो है, जिसका आंसर है आपका बोम्मई मामला, इसमें क्या हुआ था असल में? तो ये हुआ था जो बोम्मई बनाम ये यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, वाद था। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। ये था बोम्मई बनाम यूनियन, मैं बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा, राइटिंग थोड़ी सी वो बन नहीं रही है। यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, इसका जो टाइम था, इसका टाइम था आपका 1994। ऑब्वियसली बात है, ये केशवानंद भारती के बाद आया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट कर दी थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है। देखिए कि यहाँ पे वर्ड लिखा है पुनः स्पष्ट की थी। ठीक है, पुनः स्पष्ट की थी किसने? उच्चतम न्यायालय ने। क्या बोला था इसमें कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। पंथ निरपेक्षता, ये क्या बोला था इसके बारे में कि संविधान का, एक मिनट, संविधान का, पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। ठीक है, तो क्या हुआ था, तो जो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो वाद था 1994 में आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद था, ये आपका आया था 1973 में। ठीक है, ये दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट है, आपको इसका टाइम भी याद रखना चाहिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। यूएसए से, जर्मनी से, ब्रिटेन से या ग्रीस से? तो कहाँ से उधार लिया? आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में काफ़ी चीज़ें, जिसमें हम मौलिक कर्तव्य की बात करें, ठीक है, आपका संशोधन का जो प्रक्रिया है, ये भी प्रेरित हुआ है किसी ना किसी देश के संविधान से। ठीक है,
तो इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें एक और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक चीज और है यहाँ पे, एक जगह, एक मिनट, इसको रफ कर देता हूं मैं। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन आपने सुना होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें उद्देशिका में क्या जोड़ा गया था? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। 3 शब्द आपको याद रखने होंगे। एक समाजवादी, एक आपका हो गया पंथ निरपेक्ष, और दूसरा हो गया अखंडता, ठीक है। यह आपको याद रखना, और इसी सीरीज में आपको याद रखना है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। किसमें? 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? ये 1976 में हुआ था। इसमें उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन क्या था कि 14, जो अनुच्छेद 14 है, इसमें जो कानून के समक्ष समानता, ये कहां से उधार लिया गया? यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, या ग्रीस हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन से। तो पहले बात तो इससे 2 क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपसे पूछ ले आर्टिकल 14 कहता क्या है, तो ये आपको मालूम है क्या बोल रहा है? कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, ये प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक। यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपका जो है, ये आयरलैंड के संविधान से जो है प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका संविधान के लिए जो आर्टिकल है, ये अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, और ये अडॉप्ट किया गया है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक। कभी कभी आपको मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आता है, जो कभी कभी नहीं, मोस्टली इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं खासकर पॉलिटी में, तो आपको कुछ, देखिए, उद्देशिका आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी पेपर में अगर पॉलिटी आ रहा है, देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं पॉलिटी में, पहले बात तो असल में देखा जाए तो है, लेकिन क्वेश्चन जिसमें मेजॉरिटी पूछा जाता है, देखिए उद्देशिका होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसे अनुच्छेद हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अनुसूचियां होंगी आपका, वो आप देख लीजिएगा। एक जो अब मैंने आपका बनाया था, कुछ समितियां बनी होती हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समितियां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका, ठीक है। इसी में होगा आपका फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, जिसको आपको मौलिक अधिकार बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, ठीक। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, मौलिक कर्तव्य, ठीक। देखिए, इसका जो वर्णन है, ये अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन है। ये अनुच्छेद आपका इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य का, ठीक है। और हुआ क्या था, ये देखिए, स्टार्टिंग में ये आपका भारत के संविधान में नहीं था मौलिक कर्तव्य। ये एक आपका क्वेश्चन भी आता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो ये हुआ था स्वर्ण सिंह समिति, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और आर्टिकल क्या है? 51 का, ठीक। और जो संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट था या अमेंडमेंट हुआ था, ये आपका 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। ये भी 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। तो 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 में, इसमें आपको जो आपका जो मौलिक कर्तव्य है, इसको संविधान में शामिल कर लिया गया था, ठीक। और जो मौलिक कर्तव्य है, ये किस कंट्री के संविधान से ये प्रेरित था? तो ये यूएसएसआर से, ठीक है,
आज का जो आपको मालूम है रशिया पहले ये यूएसएसआर का ही हिस्सा था, अभी तो डिवाइडेड है, तो यूएसएसआर के संविधान से ये प्रेरित है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका तो आंसर है बी, सॉरी सी, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ठीक, एक आपको एक और फैक्ट बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और इससे रिलेटेड ही है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल वनडे एग्जाम का, तो ये फेवरेट क्वेश्चन भी है। देखिए इसमें जैसे आपका पूछा गया अनुच्छेद जो 14 है, एक मिनट ये पेन क्यों नहीं आ रहा, हाँ, अनुच्छेद 14 है, इसमें कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। एक क्वेश्चन आपका आ जाता है विधियों के समक्ष, जैसे आपका आ जाए कहीं लिखा हो आपका विधियों के समान, विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, ये क्यों, कौन से संविधान से या किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है, तो ये आप इसमें आंसर हो जाएगा आपका यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका, अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है। विधियों के समान संरक्षण आ गया तो हम लोग अमेरिका लगाएंगे, कानून के समक्ष समानता आ जाएगा तो हम लोग ब्रिटेन लगाएंगे। ठीक है, विधियों के समान संरक्षण यूएसए, अमेरिका, और कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए ये आपको याद होना चाहिए, मीठे पानी की झील भारत की, ठीक। और सबसे बड़ी की जो बात होती है तो हम लोग पानी के आयतन के रूप में हम लोग देखते हैं कि इसमें पानी कितना है, ठीक है, और एक हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं। ठीक, तो देखिए पहली बात तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यहां पे बोला जा रहा है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वुलर झील। ठीक, ये आपको पता ही होगा, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक, और सबसे बड़ी है इसका मतलब ये आयतन के बिहाफ पे बोला जा रहा है। ठीक, आयतन के बिहाफ पर ये भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर आपको बोल दिया जाए क्षेत्रफल के हिसाब, क्षेत्रफल के बिहाफ पर मीठे पानी की, देखिए मीठे पानी की जगह ताजा भी लिखा हो सकता है, ठीक है, ताजे पानी की झील, तो भी इसमें आपका वुलर ही होगा। ठीक है, या तो मीठा लिखा होगा या तो ताजा आएगा। चलिए, तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा कोलेरू झील, कोलेरू झील आ जाएगा, जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक, अब देखिए भारत का हो गया। अगर पूछ लिया जाए विश्व की यानी वर्ल्ड में मीठे पानी की, मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये हो जाएगा आपका सुपीरियर झील। कौन सी हो जाएगा, सुपीरियर झील। ठीक, सुपीरियर झील, इसका लोकेशन भी पूछ सकता है ये कहाँ की है, तो ये है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका की। ठीक, फिर अगर पूछ लिया जाए आपका विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात हो जाए तो ये हो जाएगा आपका कैस्पियन, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर हो जाएगा ये आपका। इसकी लोकेशन आपको पता ही होगी, एशिया, ये एशिया में अवस्थित है। तो खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, एशिया में है। ठीक, देखिए एक मीठे पानी की झील हो गई, एक खारे पानी की झील हो गई। अगर आपको पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, गहरी झील, तो ये आपका हो जाएगा बैकाल झील। ये क्या हो जाएगा, बेकाल झील, बैकाल झील। ठीक है, और इसकी जो स्थिति है आपकी, ये रूस के जो साइबेरिया वाला पोर्शन है ना, क्षेत्र है, एरिया है, वहां पर है, रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में। ठीक, तो क्या कितने फैक्ट आपको निकल गए। देखिए सब भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। आयतन की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाए तो कोलेरू झील हो जाएगा। ठीक, इसमें कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है, कैस्पियन सागर एशिया में, और सुपीरियर झील आपके कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था। देखिए गुप्त संगठन था वीडी सावरकर द्वारा। ठीक, तो इसका तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, आपको मालूम होगा, अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत।
सन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है 1904। कभी कभी आपसे ईयर भी पूछ लेता, 1904 में हुआ था। ठीक, देखिए असल में क्या था, सन 1899 में, सन 1899 में मित्र मेला नाम से एक संस्था की स्थापना हुई थी। एक मिनट, एक संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी का नाम जो है बाद में 1904 में अभिनव भारत पड़ा। इसी का नाम आपका अभिनव भारत पड़ा। अभिनव भारत जहां भी नाम आए एक नाम जरूर याद रखिएगा, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। इससे देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, क्वेश्चन आता है, इसकी ब्रांचेस भी थी, मतलब इसकी शाखाएं थी। ठीक, तो आपसे ऑड वन आउट करके क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसमें अभिनव भारत की कौन सी शाखा नहीं थी, या कौन सा ऐसा जगह है जहां पर अभिनव भारत की शाखा नहीं थी। तो आपको याद करना पड़ेगा इसकी शाखाओं कहां कहां थी। तो पहला ये महाराष्ट्र में इसकी एक ब्रांच थी, एक इसकी कर्नाटका में ब्रांच थी, कर्नाटक में, और एक इसकी एमपी में ब्रांच थी, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपका क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 4 ऑप्शन देगा, 3 आपका दे देगा कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, एक यूपी मान लीजिए दे देगा, तो आपको ऑड वन आउट में यूपी को बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो वीडी सावरकर द्वारा क्या क्या आपको फैक्ट याद करने हैं कि जो गुप्त संगठन बनाया था ये था अभिनव भारत। 1904 एक फैक्ट याद करना है। 1899 में मित्र मेला संस्था जो है कि इसका जो है स्थापना की गई थी, इसी का नाम आगे चल के परिवर्तित रूप हो गया था 1904 में अभिनव भारत। संस्थाएं आप इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आएगा आपका, और थोड़ा सा ये आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए भारतीय स्वतंत्रता का आधार क्या था? क्रिप्स योजना थी, वेवेल योजना थी, माउंटबेटन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंटबेटन। तो माउंटबेटन योजना जो है वो आपका भारतीय स्वतंत्रता का आधार थी। माउंटबेटन देखिए जो योजना थी इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड थी। ठीक है, पहली बात तो आपको एक डेट याद रखनी है, 3 जून 1947। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के लिए आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही जो एक घोषणा हुई थी वो भारत के विभाजन की हुई थी, भारत के विभाजन की। ठीक, डेट आपका क्या है, 3 जून 1947, भारत के विभाजन की। आपको मालूम है पाकिस्तान, ठीक है, पूर्वीय आपका जो अभी बांग्लादेश वाला एरिया है वो भी उसी में इंक्लूड था। ठीक, और रेडक्लिफ आयोग का गठन हुआ था। सेकंड इसमें क्या था, रेडक्लिफ आयोग। आपको मालूम है रेडक्लिफ आयोग क्यों बनाया गया था? जो बॉर्डर निर्धारित करना था, ठीक है, उसके लिए बनाया गया था, सीमा निर्धारण के लिए था स्पेशली। ठीक, तो आपको 2 फैक्ट कौन से हो गए, एक भारत के विभाजन के लिए, एक रेडक्लिफ आयोग का गठन हुआ था, रेडक्लिफ आयोग के गठन के लिए। ठीक, कौन सा, माउंटबेटन योजना, और भारतीय स्वतंत्रता का आधार था। इसमें आपको एक और याद करना पड़ेगा, देखिए क्या हुआ था, जुलाई 1947 में इसमें भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता, मैं लिख दे रहा हूं, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ये ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। ठीक, मतलब यह था कि एक विधेयक पास था जिसमें भारत को आजादी देने की बात की गई थी। ठीक है, इसको स्वीकृति कब मिली थी, ये इसकी एक डेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको स्वीकृति कब मिली थी। तो ये आपका देखिए जुलाई 1947 में पेश किया गया था। 18 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश संसद से ये पास हो गया था। ठीक है, कि मतलब इसे स्वीकृति मिल गई थी। तो क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता का आधार क्या बना था, माउंटबेटन योजना। इसका हो जाएगा 5th का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी मित्र नहीं है मतलब शत्रु है। ठीक, कौन सा ऐसा वृक्ष है, बबूल का है, यूकेलिप्टस है, या नीम का है, या पीपल का है?
तो देखिए जब भी अभी पारिस्थितिकी शत्रु, या आप याद कर लीजिएगा पारिस्थितिकी शत्रु, तो ये आपका है यूकेलिप्टस। ऐसा होता क्यों है? तो देखिए क्या है, क्योंकि ये जो है, ये जो वृक्ष है, ये अत्यधिक जल ग्रहण करता है, ये अत्यधिक जल ग्रहण करता है। ठीक है, ये क्या करता है? अत्यधिक जल ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए इसलिए इसको पर्यावरण का क्या माना जाता है? शत्रु माना जाता है। ठीक है, किसको? यूकेलिप्टस को। होता क्या है, मान लीजिए इस एरिया में ये आपका पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, इस एरिया में पेड़ लगा हुआ है। ठीक, क्योंकि ये अत्यधिक जल ग्रहण करता है, इस वजह से यहाँ की जो मिट्टी होती है, इसका जो जल स्तर होता है ये काफी नीचे चला जाता है, जल स्तर इसका काफी नीचे चला जाता है। ठीक है, और यहाँ की मिट्टी, यहाँ की एरिया जो है वो बर्बाद हो जाता है। इस वजह से इसको पारिस्थितिकी मित्र नहीं है ये, यानी पारिस्थितिकी शत्रु होता है, ये पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए ये जनगणना से आ गया, और जनगणना 2011 ही से है। देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चात, देखिए आपको कम से कम 3 या 4, देखिए जनसंख्या से आपका हो जाए या जनघनत्व से पूछ लिया जाए, ऐसा आपको कुछ फैक्ट आपको याद करने चाहिए जनसंख्या के, जिसमें जनघनत्व हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, है ना, लिंगानुपात हो जाएगा, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया ही था। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर पे है आपका यूपी, सबसे ज्यादा जिसमें जनसंख्या है। उसके बाद नंबर आता है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट पे आता है आपका बिहार का। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि पूछा है उत्तर प्रदेश के बाद, तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर, यानी 7th का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। गांधी जी, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जितने अधिवेशन होते थे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएनसी भी बोलते हैं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था, गांधी जी ने सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और वो था 1924 का बेलगांव का अधिवेशन, 1924 का बेलगांव का अधिवेशन, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, या अध्यक्ष उसके थे गांधी जी। ठीक, इसमें से एक इंपॉर्टेंट आपका लखनऊ का अधिवेशन भी है। देखिए लखनऊ का अधिवेशन 1916, लखनऊ का अधिवेशन 1916, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, जिसके जो अध्यक्ष थे, तो ये आपका अध्यक्ष थे मजूमदार, ये नोट कर लीजिएगा, मजूमदार हैं, एसी मजूमदार इसके कौन थे? अध्यक्ष थे लखनऊ का। तो गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 के बेलगांव के अधिवेशन की, और लखनऊ को जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसके कौन थे? एसी मजूमदार अध्यक्ष थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, देखिए सूरत अधिवेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1907 का अधिवेशन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ये डिवाइड हो गई थी 2 पार्ट में। ठीक, तो सूरत का अधिवेशन 1907 में, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो डिवाइड हो गई थी 2 पार्ट में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 3 आपको फैक्ट इससे मिल जाएंगे क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो पहले बात तो देख लीजिए, भारतीय संसद की यहाँ बात हो रही है, तो संसद के 2 सदन होते हैं आपका, देखिए एक राज्यसभा और एक लोकसभा। वहीं अगर हम लोग बोलते हैं कि संसद का गठन किससे मिलकर बना होता, चलिए वो तो छोड़ दीजिए उसको। देखिए राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। ठीक है, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं, जो कि जो राज्यसभा होता है इसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। आर्टिकल इससे आता है संसद का जो वर्णन है, ये आपका आर्टिकल नंबर 79 में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और जो आपका लोकसभा है और राज्यसभा है, राज्यसभा का आपका 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में वर्णन है।
तो लोकसभा को ही हम लोग निम्न सदन या निचला सदन बोलते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अभी इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा का, ठीक है, 4 तारीख को आपका रिजल्ट भी आना है, जहां तक 4 जून को। तो इसमें देखिए लोकसभा का इलेक्शन है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के मैक्सिमम सीट कौन से राज्य में है? तो ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, ठीक। और यही उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा की सीटें बोला जाए तो 403 है। 403 विधानसभा की सीटें हैं और 80 जो है लोकसभा की सीटें हैं। ये फैक्ट आ सकता है क्योंकि इलेक्शन हुआ है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी की अगर हम बात करते हैं, एक फैक्ट और आपको नोट करवा देता हूं, मैं रफ कर दूं इसको। तो इसमें देखिए हो जाएगा क्या, एक और अनुच्छेद आपको याद करना चाहिए, 83(1). 83(1) में ये बोला गया था कि जो राज्यसभा है वह एक स्थायी सदन है, वह एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, स्थायी सदन। ठीक, तो ये अभी आपको फैक्ट नोट कर लेना चाहिए कि अनुच्छेद 83(1) के तहत ये कहा जाता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपको बताना जरूरी है। देखिए जब बिल पास होता है ना, जैसे मान लीजिए बिल, जब कोई भी विधेयक जब हम लोग पेश करते हैं, लाइक मतलब लोकसभा में पेश होता है, मान लीजिए लोकसभा में पेश हुआ बिल, ठीक है, उसमें वोटिंग हुई, उसके पक्ष में मान लीजिए जितने वोट मिले उतने ही उस बिल के विपक्ष में वोट पड़े। ठीक, यानी पक्ष में जितना मत पड़ा उतना ही विपक्ष का मत पड़ा, दोनों ही बराबर की स्थिति हुई। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास एक पावर होती है कि वो निर्णायक मत दे सकता है, वो निर्णायक मत डाल सकता है या दे सकता है। ठीक, और ऐसी स्थिति तभी आती है जब टाई की सिचुएशन हो जाए, यानी पक्ष और विपक्ष के जो वोट हों बराबर हो जाएं किसी भी विधेयक को लेकर। तो इसका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है संविधान के 101 यानी 100वें आर्टिकल के 1 में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष को अपने निर्णायक मत का प्रयोग करने का हक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी किसके अनुसार? ये आपका हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 के, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, या बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट। देखिए इसमें ऑप्शन ही बहुत ईजी हैं, आप पहले समझ जाएंगे पंचायती राज से संबंधित कौन है, बलवंत राय मेहता समिति है। ठीक है, ये क्या है 1957 में। देखिए डेट याद रख लीजिए, इससे आपको फैक्ट डायरेक्ट मिल जाएगा। एक तो पहला क्वेश्चन है पंचायती राज की अनुशंसा किसने की गई, किस समिति के थ्रू हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के थ्रू। इसमें सन पूछ लेता यू आपका कौन सा है, 1957। ठीक है, एक आपको संविधान संशोधन आपको एक याद करना चाहिए, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल चुका था। इसमें मिला था आपका, तो ये 73वां संविधान संशोधन में मिला था। ठीक है, आएगा पंचायती राज व्यवस्था कौन से राज्य से शुरू हुई थी? सबसे पहले कौन से राज्य से शुरू हुई थी? तो देखिए राजस्थान राज्य आ जाएगा, राजस्थान आपका राज्य आ जाएगा, और जो जिला था ये नागौर जिला था। ठीक, सबसे पहले नागौर जिला। टाइम पूछ सकता है तो गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक, कौन से? राजस्थान के नागौर जिला में, ये पहला राज्य था। ठीक, दूसरा राज्य पूछ सकता है तो ये आपका था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, और इसकी जो टाइमिंग थी ये थी 11 अक्टूबर 1959। ईयर आपका सेम है, डेट आपका डिफर है, ये 11 अक्टूबर है। ठीक है, तो पहला कौन सा राज्य था? वो था राजस्थान, और दूसरा था आपका आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसमें कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि
जो पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में, इस टाइम आपका प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो ये आपका था पंडित नेहरू या जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, क्योंकि टाइम ही आपको पता है 1959 का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अच्छा, इसमें कुछ मैं आपको फैक्ट नोट करवा दूं, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे पूछ सकता है, आपसे सन पूछ लेगा। ठीक है, फिर नोट कर लीजिएगा। पहले बात तो बलवंत राय मेहता समिति का सन नोट कर लीजिए आप, कब है? 1957। चलिए, तो बलवंत राय मेहता समिति आपका पहले बात तो ये तो आपका मैंने नोट कर लिया 1957, तो 1957 बलवंत राय मेहता, बलवंत पूरा लिख लीजिएगा आप, मैंने बता दिया बलवंत राय मेहता। ठीक है, फिर आपने देखा होगा एक है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक, इसका जो सन है वो है 1977, यानी बलवंत राय का जो समिति हुई थी 57 में, उसके 20 साल बाद 1977। ठीक है, फिर एक आता है LM सिंघवी, LM सिंघवी जो समिति थी वो थी आपका 1986। उससे पहले 1985 में एक समिति आई थी जिसको बोलते हैं हम लोग GVK राव समिति, GVK राव समिति, ये थी 1985। और एक थी लास्ट PK थुंगन समिति, PK थुंगन समिति, ये थी 1988। आजकल जो फेवरेट है ये 3 समितियां हैं। ठीक है, ये 3 समितियां हैं जो आजकल एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना ओल्ड फैशन हो चुका है, बलवंत राय मेहता और अशोक समिति। ठीक, जिसमें सन से क्वेश्चन है। कभी कभी देखिए एक कॉलम दे दिया जाता है, एक दूसरा कॉलम दे दिया जाता है, कई समितियां हो जाती हैं एक साइड, और एक साइड आपका सन दिया रहता है, आपको मैच करना पड़ता है, मैचिंग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो डायरेक्ट पूछने की संभावना आपका इनमें से है। एक और ट्रेंड चेंज हुआ है जिसमें क्वेश्चन आता कहां से है, क्योंकि आजकल सब ट्रेंड चेंज हो रहा है। 1957 है बलवंत राय मेहता समिति, इस टाइम का पीएम कौन था? तो 57 के हिसाब से आपको मालूम है नेहरू जी थे। अशोक मेहता के टाइम पर 1977 के टाइम पे कौन था पीएम? तो थे हमारे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है, इन 3 समितियां हैं जो 1985 की GVK राव, LM सिंघवी की 1986 और PK थुंगन 1988। इसके जो पीएम थे ये एक ही हैं, ये हैं राजीव गांधी थे। ठीक है, राजीव गांधी। तो या तो पीएम पूछ सकता है या आपसे सन पूछ लेगा। ठीक, तो आप यहां दिल कीजिएगा, इसमें फैक्ट बहुत सारे हो गए, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक, तो 1940 का रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1940 का जो रामगढ़ है इसकी जो है क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है, रामगढ़ अभी वर्तमान का ये जो एरिया है ये झारखंड का एरिया है। ठीक है, झारखंड के अंतर्गत आता है। ठीक, और ये पूछ सकता है कि ये अधिवेशन कितने नंबर का था, तो ये 53वां अधिवेशन था। तो ये 53वां अधिवेशन था। ठीक, 1940। अगर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 है JB कृपलानी, तो 54वां, इसके ठीक एक बाद 54वां जो अधिवेशन हुआ था INC का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कृपलानी ने की थी। किसने की थी? कृपलानी ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नोट कर लीजिएगा, नोट बनाकर अपने नोट्स में। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा जो जिसने पेपर दिया होगा या थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा। एक क्वेश्चन आता है, कौन से राज्य में पंचायतों का गठन नहीं हुआ है? पंचायतों का गठन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता। तो ऐसे 3 राज्य आप नोट कर लीजिए, तो कौन कौन सा है? एक तो मेघालय, ठीक है, मिजोरम और नागालैंड, जिसमें पंचायतों का गठन नहीं होता है या नहीं किया गया है। ठीक है, इसका तो हो गया आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद 53वां का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है? +5 समिट के नाम से किसे जाना जाता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को, ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को, क्योटो प्रोटोकॉल को, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को? ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखिए 1992 का एक टाइम है जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, 1992। ठीक, ये आपका रियो में हुआ था। रियो सम्मेलन भी बोला जाता है कभी कभी, या रियो समिट बोला जाता है। ठीक है, रियो समिट भी बोला जाता है 1992, जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। +5 से आप देख लीजिए, इसी में आप +5 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाता है टाइम पीरियड? 1997 इसमें आ जाएगी, ये सेकंड पृथ्वी आ जाएगा, है ना, सेकंड पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा। वही ये पूछा इसने कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में +5 समिट के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है। ठीक, इसमें देखिए एक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध था किससे? ठीक है, और इसका टाइम पीरियड आ जाता है। देखिए क्योटो, पहले बात तो जापान है, कहाँ पर? ये जापान। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल से, आपको सन याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल से आपको पहले बात तो जीगा जापान का है, और सन आपको याद रखना है 1997। ठीक, ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 2005 से। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो 1997 और लागू हुआ था 2005 से। और इसका विषय क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का जो विषय था आपका, वो था ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए था। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए था कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। जापान में था 1997, 2005 में लागू हुआ था। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, या मॉन्ट्रियल समझौता जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक, ये कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था कनाडा में। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसका भी विषय इंपॉर्टेंट है, विषय पूछता है, सन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका जो टाइम है ये आपका है 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का टाइम है 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल है कहाँ पर, ये भी पूछा जाता है, तो ये कनाडा में है, कनाडा या कनाडा। ठीक है, और इसका जो विषय है, ये विषय है आपका ओजोन संरक्षण। ठीक है, ओजोन संरक्षण। देखिए मैंने कल की क्लास में, इससे पहले वाली जो क्लास आई थी, पहली क्लास, उसमें बताया था कि ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत पे पाई जाती है। तो जिसको याद हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखिए चिपको आंदोलन है, ये पर्यावरणीय आंदोलन है। पर्यावरण का जो संरक्षण है उसके लिए आंदोलन चलाया गया था, जिसमें वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने के लिए आंदोलन हुआ था। तो जो नेतृत्व कर रहे थे उनके साथ गांव के जो लोकल एरिया के लोग थे, वो लोग पेड़ से चिपक गए थे। ठीक है, जिसके कारण पेड़ को बचाया जा सका था। पेड़ की कटाई को रोकने के लिए बेसिकली हुआ था, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक, चिपको आंदोलन से एक नाम याद रख लीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अगर इसका टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1973 में जो है चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये उत्तराखंड, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश का पार्ट था, क्योंकि तत्कालीन ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था, उसमें स्टार्ट हुआ था। डेट क्या है? 1973। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम याद है, सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा, इनके साथ कौन कौन लोग थे? कभी आ जाता है। ठीक है, जो नेतृत्व करता थे, इसमें आपको याद करना है गौरा देवी, और आपका हो गया गोविंद सिंह, एक है गोविंद सिंह रावत। नेक्स्ट आपको एक और नाम याद रखना है, चंडी प्रसाद। और एक और तो आपको पता ही है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद, ये आपको याद रखना है। तो चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। टाइम है इसका 1973। उत्तराखंड, तत्कालीन क्या था? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारत, ये आप सभी को इसका आंसर देना चाहिए। तो ये भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए भारत की संसद
भारत का जो संसद है जिसका वर्णन हम लोग आर्टिकल 79 में करते हैं, ठीक, इसके बारे में मैंने बताया था। देखिए इसमें प्रेसिडेंट, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, भारत की संसद का निर्माण होता है, ठीक। अभी लोकसभा के लिए मैंने आर्टिकल क्या बताया, इसी वीडियो में बताया है, तो ये मैंने बताया है 81, राज्यसभा 80, संसद के लिए है 79, आगे पीछे देख लीजिएगा, और प्रेसिडेंट के लिए है 52वां क्या है, अनुच्छेद, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों उपयुक्त सभी, मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही भारतीय संसद का निर्माण होता है। ये तीनों लोग भारतीय संसद में शामिल हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है एक। क्यों? क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट से इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, सबमिट क्या हुआ था, अलग अलग सबमिट में, जैसे ओजोन संरक्षण या ओजोन कंजर्व, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल सॉरी, ओजोन के लिए, ये सब कौन से सन में हुआ था, इसमें का विषय कौन था, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू कब हुआ था, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। 1972 में क्या हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, डेट याद रख लीजिएगा 1972, ठीक है। फिर क्या हुआ था, इसमें काफी टाइम बाद इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 2003 में इसमें कुछ संशोधन हुए। क्या हुआ, कुछ संशोधन हुए, कुछ इसमें संशोधन हुए, ठीक, जिसके थ्रू आपको पता होगा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो संशोधन हुआ था कब, 2003 में, किसमें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। आपको और क्या क्या डेट याद रखना है, आपको याद रखना 1973, ये जाना जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के, प्रोजेक्ट टाइगर, कौन सा टाइम था ये, 1973। 1986 आपको याद रखना है, ये था पर्यावरण, कंफ्यूजन होता है इसमें, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में कंफ्यूजन होता है, देख लीजिएगा। वन्य जीव का 1972 और पर्यावरण के लिए 1986। 2002 का एक टाइम पीरियड है, ये याद रख लीजिएगा, ये जैव विविधता के लिए है, जैव विविधता संरक्षण के लिए है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 1972। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल के विभाजन हेतु उत्तरदायी कौन था। तो इसमें बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है वायसराय कौन था, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल या लॉर्ड क्लाइव। तो आपको मालूम है बंगाल का विभाजन हुआ था, सन भी पूछ सकता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905, मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड फैशन टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, अगर सन पूछ लेगा। लॉर्ड कर्जन इसके क्या था, लॉर्ड कर्जन थे 1905 में भारत के वायसराय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बोला जाए कि भारत के विभाजन का स्थगन कब हुआ था, स्थगन कब हुआ था, तो 1911 में, सॉरी भारत का विभाजन नहीं, बंगाल का विभाजन, आई एम सो सॉरी, बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन देखिए हुआ कब था, 1905, लॉर्ड कर्जन, और स्थगन हुआ था 1911 में, ठीक। और 1911 के टाइम में किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड हार्डिंग का था, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रक्त और लोहा की नीति में विश्वास कौन करता था। यहाँ पे रक्त और लोहा या रक्त और लौह भी आ सकता है, इसकी नीति में विश्वास कौन करता था। तो इसमें विश्वास करता था ऐबक, बलबन, रजिया या इल्तुतमिश। तो आंसर हो जाएगा बलबन, ठीक है, बलबन। और बलबन में भी कौन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, बलबन, ठीक। ये पूछ सकता है ये सुल्तान कौन से वंश का था, तो ये गुलाम वंश से संबंधित रखता है, मतलब संबंध रखता है, गुलाम वंश का सुल्तान था कौन, गयासुद्दीन बलबन। यानी रक्त और लोहा की नीति में कौन विश्वास रखता है, गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। यानी जो दांडी मार्च, देखिए दांडी मार्च आपको मालूम है ये नेतृत्व किया था हमारे गांधी जी ने, पहली बात तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक।
इसकी आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी, मतलब मैं सन नहीं बोलूंगा, आपका डेट भी बोलूंगा। इसका देखिए स्टार्ट हुआ था 12 मार्च, कुछ कुछ फैक्ट आप नोट कर लीजिए। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी, ठीक, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी 1930। साबरमती आश्रम स्टार्ट हुआ था 1930 12 मार्च। टोटल टाइम लगा था 24 दिन का, ठीक। और खत्म कब हुई थी? 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 में खत्म हुआ था। दांडी पहुंच गए थे गांधी जी, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 में ही क्या हुआ था, इन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया था। नमक कानून को भंग किया था, ठीक है। और औपचारिक रूप से, देखिए एक वर्ड जुड़ा है, औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन शुरू किया था, किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। इससे क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये इंटरलिंक किससे था? तो नमक कानून से ही इंटरलिंक था, ठीक है। और ये बात किया जाए कि दांडी मार्च की तुलना किससे की थी, तो नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की गई थी। किसने की गई थी? किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये टाइम जरूर याद रखिएगा, 12 मार्च और 6 अप्रैल। 1930 सबको याद रहता है, लेकिन ये नहीं याद रहता, 12 मार्च और 6 अप्रैल, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। गदर पार्टी की संस्थापक का नाम क्या है? तो गदर पार्टी है तो आपको मालूम है लाला हरदयाल। देखिए मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं आपका, कि मैं पहले एक बार हरदयाल पढ़ूं, सुभाष चंद्र बोस, मदन कामा, ये आपको तो दिख ही रहा है, पढ़ने की जरूरत क्या है, टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से मैं डायरेक्ट आंसर ही आपको बता रहा हूं, लाला हरदयाल, ठीक। इसके लिए आपको एक टाइम याद रखना है 1913 का, 1913 का। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल, ठीक है। उसमें इसमें और भी नेता शामिल थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो लाला हरदयाल थे, ठीक है। और ये स्थापना जो है हुई कहाँ थी, मतलब इस पार्टी की स्थापना हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी अमेरिका में। अमेरिका 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किया किसने था? लाला हरदयाल ने, ठीक है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है, लाला हरदयाल की एक रचना है जिसको बोलते हैं हिंट्स हिंट्स फॉर कल्चर, PURE, ठीक है, कल्चर। हिंट्स फॉर कल्चर किसकी रचना है? लाला हरदयाल की। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर वापस लौटो नामक नारा किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए वेदों की ओर लौट चलो, तो आप देखिए इंटरलिंक करिएगा, क्योंकि देखिए राजा राम मोहन राय ने भी काफी सारे भारत में सुधार आंदोलन वो चलाए थे, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी चलाए थे। देखिए अभी तो आपको याद होता है, कभी कभी पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है कि वेदों की ओर लौट चलो किसने बोला था यार, अगर कहीं राजा राम मोहन राय तो नहीं है, तो इंसान कभी कभी टिक लगा देता है ना। तो आपको लिंक करके चलना पड़ेगा वेदों के बारे में। देखिए वेदों की और वेदों को पढ़ने, है ना, भारतीय संस्कृति को जानने के लिए जो मुहिम स्टार्ट की थी, इस पे ध्यान जो दिया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक। तो वेदों का जहां नाम आए, समझ लीजिए वेद है ना, तो वेद से सरस्वती माँ के बारे में आप जो है लिंक कर लीजिए, वेद को सरस्वती माँ से, है ना, तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती आ जाएगा। तो वेदों की ओर वापस लौटो या वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए एक फैक्ट आप याद कर लीजिए, 1875 क्वेश्चन आता है इससे, 1875 में क्या चीज इंपॉर्टेंट हुई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना पहले बात तो किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। और सन क्या था? तो 1875, ठीक। अच्छा, इनकी एक रचना भी है सत्यार्थ प्रकाश के नाम से, सत्यार्थ प्रकाश के नाम से, सत्यार्थ प्रकाश के नाम से इनकी रचना है। किनकी रचना है ये? दयानंद सरस्वती। तो कौन कौन सा फैक्ट हो जाएंगे? वेदों का नाम, ट्रिक क्या थी? वेद का जहां नाम है हमें सरस्वती माँ को देखना है, तो दयानंद सरस्वती। इसका सन याद रखना 1875, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की रचना थी। अच्छा,
रचना को भी आप इंटरलिंक कर सकते हैं। देखिए सरस्वती माँ है ना, तो ये एक थोड़ा सा विद्या की देवी होती हैं, तो प्रकाश लेके आती हैं, यहाँ से अभी आप याद कर सकते हो, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसमें 20 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आपको दिख ही रहा है, तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट्स बताए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो फैक्ट तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। देखिए आपकी ये 3 दिन क्लास चलेगी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे क्लास चलेगी। ठीक है, और सोशियोलॉजी की जो आपकी क्लास चलती है, जितनी भी चलती है वो आपकी वैसे चलती रहेगी, तो ये सिर्फ 3 दिन क्लास चलेगी। ठीक है, और क्या है आपको जैसे मैंने एक और चीज़ सोची है कि हिस्ट्री के लिए एक अलग क्लास ले आऊँ, पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए अलग ले आऊँ, या फिर सबको मिक्स करके क्वेश्चन लाएं। तो आपका जो सुझाव होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक आध कमेंट भी डाल दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।